नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, एएफएम यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसको एएफएम भी बोलते हैं। इसके जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें किस प्रकार के सवाल आए थे, आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। केवल क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो 4 ऑप्शंस थे उसमें कौन सा ऑप्शन सही था और बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों थे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जानने के लिए ये कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानेंगे कि इस टॉपिक को तो जरूर पढ़ के ही जाना है, ताकि आपका एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स तो सिक्योर्ड हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील करने वाले हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका नाम होता है हमारा बॉन्ड यील्ड। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस फील्ड से नए हैं तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए आसान भाषा में इसे समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू दे रखा है 1000, इसका कूपन इंटरेस्ट है 8% का, और इसको कोट किया गया मार्केट में 800 रुपये में। तो पूछा गया है आपसे कि बॉन्ड का करंट यील्ड क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ना इन सभी टर्म्स का मतलब समझते हैं। देखिए, ये जो पार्टिकुलर सेशन है ना, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा एफबी है। एफबी क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू मतलब ये हुआ कि कितना अमाउंट से बॉन्ड का ओरिजिनली वर्थ क्या है, हाउ मच अमाउंट द बॉन्ड इज ओरिजिनली वर्थ। तो यहाँ पे बॉन्ड का वर्थ कितना है? 1000 है, तो हमें फेस वैल्यू दे रखा है 1000। दूसरा चीज़ होता है हमारा कूपन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो कूपन इंटरेस्ट रेट क्या होता है इसको समझिए। ये बेसिकली फेस वैल्यू का वो परसेंटेज जो कि आप एज अ बॉन्ड होल्डर आपको पेमेंट मिलेगा एनुअली, राइट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फेस वैल्यू का वो परसेंटेज जो कि आप चूंकि बॉन्ड होल्डर है, आपको जो फेस वैल्यू का कितना परसेंटेज एनुअली मिलेगा वो होता है हमारा कूपन इंटरेस्ट रेट। तो जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इस केस में कूपन इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है, तो 8% हम किसका निकालेंगे? 1000 का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट। अच्छा, तीसरा टर्म है मार्केट प्राइस। ये हमारा एमपी दिया हुआ है। एमपी कितना दिया हुआ है? 800 रुपया। मतलब कि बॉन्ड को किस रेट से मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे इस केस में हमारा जो मार्केट रेट है वो कितना है? 800 रुपया है। तो एवन दो बॉन्ड का जो ओरिजिनल वर्थ था वो था 1000 रुपीज़, ठीक है ना। शुरुआती में बॉन्ड का वर्थ कितना था? 1000 रुपीज़ था, लेकिन आप आज इसे 800 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा जैसे कि आप 1000 रुपये में पे करते हैं। सो इंटरेस्टिंग है, राइट। सो नाउ अब हम लोग सवाल क्या पूछा गया है? करंट यील्ड। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने फेस वैल्यू समझा, आपने मार्केट प्राइस समझा, आपने करंट ये कूपन इंटरेस्ट रेट समझा। तो बॉन्ड का ओरिजिनल वर्थ था 1000 रुपया, लेकिन आज के डेट में आप इसे 800 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा जैसा कि आपने 1000 को पे किया था, जो कि कूपन इंटरेस्ट रेट की बात हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम करंट यील्ड जो हमें निकालना है उसके फॉर्मूले को हम देखते हैं। दोस्तों, आप एक और खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो करंट यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट हमारा जो एनुअल कूपन पेमेंट है। ठीक है, हमारा जो एनुअल कूपन पेमेंट है वो नॉमिनेटर में आएगा, और जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या निकालना है हमें? एनुअल कूपन पेमेंट। तो एनुअल कूपन पेमेंट कितना है? साफ साफ लिखा हुआ है 8% है। किसका 8% है? 1000 का 8% है। सो एनुअल कूपन पेमेंट इज इक्वल टू 8% ऑफ 1000 विच इज नथिंग बट 80 रुपीज़, राइट। और करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट एमपी क्या है? करंट एमपी है 800 रुपया, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ मैथ्स करेंगे हम लोग, तो आपको करंट यील्ड क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, 80 अपॉन 800 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सो दिस विल गिव यू हाउ मच? दिस विल गिव यू 10%। सो बेसिकली सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 10%। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, the key takeaway here is that when you buy a bond for less than its face value, your yield can be higher than the coupon rate। ठीक है ना, आप बॉन्ड को जो है खरीद रहे हैं फेस वैल्यू से कम दाम पे, क्योंकि 800 में खरीद रहे हैं ना, और बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना? 1000 का है। तो जब भी आप बॉन्ड को फेस वैल्यू से कम दाम में खरीदेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका यील्ड होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप यील्ड देख सकते हैं 10% हमारा यील्ड आया, तो जो यील्ड होगा वो आपके कूपन रेट से हायर होगा। कूपन रेट कितना है? 10% है, 8% है, और यहाँ पे यील्ड है। तो मैं आपको सिंपल लाइन में लिख देता हूँ कि इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, इन दिस केस योर यील्ड विल बी लार्जर देन कूपन यील्ड, कूपन रेट।
ठीक है, ये यहाँ से कि हमारा की टेक अवे निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो टेबल है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले कॉलम में दर्शाया गया है और वो किसी से डील करता है वो दूसरे कॉलम में दर्शाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे सवाल बनता ही बनता है, तो इसको आप याद कर लें। एक मेरा वीडियो भी है जिसमें मैंने समझाया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे याद किया जाए, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। चलिए, तो अब हम लोग अगले सवाल में आते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा एक टैक्स बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को मिलता है भारत में, उससे रिगार्डिंग है, जो कि हमारा सेक्शन TTB होता है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा था कि जो सेक्शन TTB होता है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अनुसार कितना डिडक्शन अलाउ होता है। वही कह रहा है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन। तो ये सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये है कि व्हाट इज सेक्शन TTB। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेक्शन। ये सेक्शन है क्या। देखिए दोस्तों, ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करे किसे, सीनियर सिटीजन को। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इस सेक्शन को लाया गया था, राइट। खासकर उनके इंटरेस्ट इनकम पे। तो सीनियर सिटीजन किस चीज़ पे टैक्स रिलीफ, इंटरेस्ट इनकम पे। तो जो भी उन्होंने इंटरेस्ट से अर्न किया है इनकम, बेसिकली उस पर टैक्स रिलीफ दिया गया। तो यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है डिपॉजिट से। और ये डिपॉजिट चाहे तो बैंक के साथ हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के साथ हो सकता है, या कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे की पार्ट है, जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होता है ना, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर वो कितना है, 50,000 का है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं अपने डिपॉजिट से, तो आप अपने टैक्सेबल इनकम को 50,000 तक कम करवा सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है, क्योंकि ये इसके माध्यम से आपको हेल्प करता है कि कितना टैक्स आपको पे करना है वो कम कर देता है। ठीक है, तो जो मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम पे लिव करते हैं ड्यूरिंग रिटायरमेंट, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये स्कीम है। तो याद रखिएगा, ये डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, यदि इफ़ यू आर समवन हु नो एलिजिबल मेक्स यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बेनिफिट, राइट। तो सेक्शन 80 TTB समझ में आ गया। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए, लगभग हमारे पास जो है पिछले जो 5 से 6 पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चंस अवेलेबल है, जो कि हमारे AFM का जो PDF कोर्स है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिशा प्रोवाइड करेगा कि किस दिशा में आपको कौन कौन टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। एक फोल्डर मैंने बना रखा है अपने AFM के PDF कोर्स में, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से अभी तक जितनी परीक्षा हुए हैं सभी का मैंने डाल रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, राइट। तो सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है डेब्ट इक्विटी रेशियो को और इसके इम्प्लीकेशन को। तो देखिए दोस्तों, डेब्ट इक्विटी रेशियो एक मेजर होता है जो कि कंपेयर करता है कि कितना पैसा एक कंपनी ने बोरो किया। दो चीज़ देखिए, एक चीज़ होता है कि कंपनी ने कितना बोरो किया, हाउ मच कंपनी हैज़ बोरोड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि कितना पैसा इसके ऑनर या स्टेक होल्डर ने इन्वेस्ट किया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी। तो ऑनर या स्टेक होल्डर ने कितना इन्वेस्ट किया उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं, और जितना बोरो किया गया उसको हम लोग डेब्ट बोलते हैं, राइट। तो ये की इंडिकेटर होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और कंपनी के रिस्क का। तो जरा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू शेयर होल्डर फंड एंड इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इफ द रेशियो इज 0.5। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, उसको हम लोग टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को शेयर होल्डर फंड की प्रपोर्शन में कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग सेटिस्फैक्ट्री तब कंसीडर करेंगे जब रेशियो 0.5 हो। तो देखिए ये सही तो है, क्योंकि इस रेशियो के अंदर हम लोग डेब्ट को इक्विटी से कंपेयर करते हैं। और यदि हमारा रेशियो 0.5 आ रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली कंपनी के पास जो है ना ट्वाइस इक्विटी है एज डेब्ट है। सिंपल सी बात है, आप देखिए ना, डेब्ट अपॉन इक्विटी 0.5 मतलब क्या हुआ, इक्विटी ट्वाइस है एज कम्पेयर टू डेब्ट, राइट। सो ये कंजर्वेटिव अप्रोच होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबसे कॉमन या आइडियल रेशियो हो, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी कितना साउंड है, और ये आइडियल तब होता है जब इसका वैल्यू 1 के बराबर हो, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कि रेशियो यदि 1 होता है ना हमारा D/DER का, इसका मतलब कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोड फंड है, जब हम डेब्ट की बात करते हैं तो हम बोरोड फंड की बात कर रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म बोरोड फंड।
तो यदि ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोड फंड है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोड फंड है वो शेयर होल्डर के फंड यानी इक्विटी के बराबर है, राइट। तो ये बैलेंस सजेस्ट करता है कि कंपनी ना ही ज़्यादा बोरोड मनी पे डिपेंडेंट है, ना ही ज़्यादा ओवरली कंजर्वेटिव है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेथड 1 ऑफ कैलकुलेटिंग द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द मोस्ट पॉपुलर एंड गिव द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शेयर होल्डर। यहाँ पे मेथड 1 जो है पॉपुलर होता है, लेकिन ये इनकरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि मेथड को और पॉपुलैरिटी को। जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट को शेयर होल्डर फंड से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। जैसे हम यहाँ बी में देखा ना हमने कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी को हम लोगों ने शेयर होल्डर फंड से कंपेयर किया, ये हमारा होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऑप्शन डी का रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है 12 साल के अंदर, उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीमेबल होता है वो शेयर हम लोग डेब्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, इक्विटी के रूप में ट्रीट नहीं करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऑप्शन डी ये कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर हमारा रिडीमेबल होता है 12 साल के अंदर, उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। However, preference share that are redeemable, देखिए एक चीज़ लिखा है प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल विद इन द 12 ईयर, तो वो हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया। प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीमेबल होगा उसको डेब्ट माना जाता है, इक्विटी नहीं माना जाता। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो को हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं। ये आइडियल तब होता है जब ये रेशियो 1:1 रहे, मतलब कि शेयर होल्डर का जो फंड है वो लॉन्ग टर्म बोरोड फंड के बराबर है। इस रेशियो के माध्यम से हम लोग कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी के साउंडनेस को चेक कर सकते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या क्यूरियस हो कि कैसे कंपनी अपने फाइनेंस को मैनेज करती है, या आपको इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि कैसे बैलेंस एक कंपनी होती है। चलिए, तो होपफुली आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। The next question is, which of the following statement accurately describe the characteristics of private equity company, private company according to its article? बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि समथिंग फंडामेंटल इन द कॉर्पोरेट लॉ दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये एसेंशियली इंपॉर्टेंट होता है किसी भी के लिए जो कि समझना चाह रहा है कि कैसे प्राइवेट कंपनी ऑपरेट होती है इन कंपैरिजन टू द पब्लिक वन। सवाल आपने समझ लिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को अकॉर्डिंग टू इट्स आर्टिकल। और ऑप्शन है कि प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 300 मेंबर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। चलिए हम लोग ऑप्शन वाइज एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये प्राइवेट कंपनियां होती क्या है, व्हाट इज दिस प्राइवेट कंपनी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आपको एएफएम में डेली क्विजेस चाहिए, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट चाहिए और फाइनली फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, तो हमारा जो एएफएम का मॉक टेस्ट प्रोग्राम है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, या बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी मॉक टेस्ट प्रोग्राम है। इस मॉक टेस्ट के डेली क्विजेस के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि जो क्विज होता है वो एग्जामिनेशन टाइप एनवायरनमेंट पे रहता है, ताकि आपका टेम्परामेंट डेवलप हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। गलती आपसे अभी गलती कर ले, एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है ना। मॉक टेस्ट देने का यही पर्पज है कि जो भी गलती हो अभी आप कर लें, एग्जामिनेशन में गलती ना करें। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मॉक टेस्ट का यही पर्पस होता है कि गलती हम एग्जामिनेशन से पहले कर लें, ठीक है, तो ताकि एग्जामिनेशन में वो गलती हम रिपीट ना करें। और जब एग्जाम में आप रिपीट कीजिएगा तो वही आपका 1 मार्क्स से छूट जाएगा, 44 पे अटक जाएगा, 49 पे अटक जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द पर्पस। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल ये है कि प्राइवेट कंपनियां होती क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक तरह का ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। देखिए सिंपल सी बात है, एक तरफ यदि हम प्राइवेट कंपनी लिखें और एक तरफ यदि हम पब्लिक कंपनी लिखें, तो ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, ये रिस्ट्रिक्टिव होती है, राइट। मतलब ये हुआ कि इसके पास रूल्स होता है ताकि कंपनी के ऑनरशिप को क्लोजली रखें और प्राइवेट रखें। तो ये रूल्स होता है ना कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग एओए बोलते हैं, कंपनी के एओए में लिखा रहता है, राइट। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, ये हमारा पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 300 मेंबर, ठीक है। पहला कह रहा है 300 मेंबर होना चाहिए। इट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब, और तीसरा कह रहा है कि इट इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटी। देखिए ये गलत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि उसका सिक्योरिटी खरीद ले, और इसके पास जो है 300 मेंबर भी नहीं हो सकता है, लिमिट जो है बहुत कम है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दो चीज़ गलत है, पहला गलत ये है कि 300 मेंबर नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है 300 मेंबर होने का, और दूसरा गलत ये है कि ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है कि अपने सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी
except in the case of one person company, limits the number of members to 200, restrict the right to transfer its share and prohibit any invitation to the public to subscribe for any security of the company। बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, यदि आप ओपीसी को छोड़ दें, जब हम ओपीसी की बात कर रहे हैं, ये हमारा वन पर्सन कंपनी होता है, यदि आप ओपीसी को छोड़ दें तो बाकी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने मेंबर को 200 तक रेस्ट्रिक्ट करती हैं, राइट। और ये जो ट्रांसफ़र का राइट है वो भी रेस्ट्रिक्ट होता है। देखिए अपने शेयर को ट्रांसफ़र का राइट ये भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। और पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन को प्रोहिबिट करती है किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी के लिए, इसलिए नाम रखा गया है इसका प्राइवेट। ठीक है, ऑप्शन सी कर रहा है कि अ प्राइवेट कंपनी अलाउ अनलिमिटेड मेंबर, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, और फ्रीली ट्रांसफर इट शेयर एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या है कि अनलिमिटेड मेंबर नहीं होता है, 200 मेंबर तक लिमिटेड होता है। और दूसरी गलत क्या है कि फ्रीली ट्रांसफर इट शेयर, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफर अब आसानी से रेस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे आसानी से हम ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि अ प्राइवेट कंपनी लिमिट्स द एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर मेंबर टू 200 अलाउ द फ्री ट्रांसफर ऑफ इट शेयर। अगले स्लाइड में चलते हैं। एंड इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब, ये देखिए ये वर्ड गलत कर दिया। ठीक है, ये गलत इसलिए कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं एक बार जस्ट रिकॉल करवा दूं। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में मेंबरशिप जो है 200 तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी 1% कंपनी होता है, और ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है, पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू बाई इट सिक्योरिटी, और कंपनी जो है प्राइवेट रहेगी और क्लोजली हेल्ड रहेगी। ठीक है, और तीसरा है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर को ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए हो, देखिए इस तरह से आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा जो वीडियो कोर्स है उसमें मैंने प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है, कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने, राइट। और हमारा सभी चैप्टर यूनिट का वीडियो कोर्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ MCQs वीडियोज भी अवेलेबल है, थ्योरी वीडियोज भी अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया था। ये तो वही क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे पूछा गया था, टॉपिक जो यहाँ पे है वो है वेट लीज और ड्राई लीज के बीच का डिफरेंस। चलिए तो सबसे पहले आप चाहे एविएशन में हो, शिपिंग में हो, या किसी भी इंडस्ट्रीज में हो जिसमें लीजिंग इक्विपमेंट आता है, तो ये टर्म को समझना बहुत ही क्रूशियल है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ये कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वेट लीज और ड्राई लीज के बीच में डिस्टिंक्शन करता है। चलिए तो वेट लीज और ड्राई लीज जो होता है ना, लीजिंग अरेंजमेंट का दो कॉमन टाइप होता है, स्पेशली वैसे इंडस्ट्री में जैसे कि एविएशन हो। लेकिन इसको डिफरेंट क्या बनाता है, दैट्स द पॉइंट। चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वेट लीज में जो लेसी होता है वो इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगा, इंश्योरेंस को हैंडल करेगा और मेंटेनेंस को हैंडल करेगा, जो कि गलत है। लिखा है ना, इन वेट लीज द लेसी ऑपरेट द इक्विपमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस, दिस इज रॉन्ग। और वेट लीज में क्या होता है कि जो लेसर होता है ना दोस्तों, जो लेसर होता है वो एक्चुअली प्रोवाइड करता है केवल इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि क्रू भी प्रोवाइड करता है इसको ऑपरेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स वेट लीज और ड्राई लीज में बेसिक डिफरेंस ये है कि ड्राई लीज में जो लेसी होता है ना, आपको पता होगा एक लेसर होता है लीज एग्रीमेंट में, लीज अरेंजमेंट में एक लेसर होता है और एक लेसी होता है। ठीक है, तो यदि हम ड्राई लीज की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है इंश्योरेंस की और मेंटेनेंस की, ठीक है, लेसी की होती है। और वेट लीज में बात करें तो वेट लीज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस की, वो लेसर की होती है। ठीक है, डिटेल जानकारी के लिए हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और अच्छे से तरीके से मैंने दोनों में डिफरेंस समझाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो पहला ऑप्शन कर रहा था क्या कि वेट लीज में लेसी ऑपरेट करता है इक्विपमेंट को और रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के लिए। ये तो गलत है ना, क्योंकि वेट लीज में लेसर करता है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन भी कर रहा है कि वेट लीज में लेसर ऑपरेट करता है इक्विपमेंट को और रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के लिए, जबकि ड्राई लीज में ये फंक्शन लेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो है हमारा आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है कि चाहे दोनों में लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी गलत है। ड्राई में लेसी होता है, वेट में लेसर होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, राइट। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि दोनों वेट और ड्राई में लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ड्राई लीज में लेसर हैंडल करता है इंश्योरेंस और मेंटेनेंस को। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ड्राई लीज में लेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बात करें हम लोग, वो है हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इनमें से कौन सा फीचर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को, ये सवाल है हमारा, राइट। तो बताइए कौन सा ये है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेशली रिलेवेंट होता है वैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि लार्ज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। तो मैं आपको कीवर्ड समझा दूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किससे ज़्यादा रिलेवेंट होता है, लार्ज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लार्ज एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर को। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरह का कॉस्टिंग होता है जो कि प्राइमरीली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए एक्सटेंड होता है। तो एक स्मॉल जॉब की तरह नहीं है जहाँ पे क्विक होगा कंप्लीट करना। और ये सभी प्रोजेक्ट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए शिप बिल्डिंग हो गया, एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं क्या, शिप बिल्डिंग, ठीक है, शिप का बिल्डिंग होना, कुछ हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनको लंबा समय लगता है ताकि आप कॉस्ट को डिटेल ट्रैक कर सकें, राइट। तो जरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई टू स्मॉल जॉब दैट आर कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये तो गलत है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्मॉल जॉब के लिए तो होता नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, राइट। प्रोसेस कॉस्टिंग दूसरी तरफ एक तरह का एक यूज़ किया जाता है वैसे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोसेस कॉस्टिंग, तो जहाँ पे हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, राइट। तो ये खासकर मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज़्यादा यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। और फिर दोस्तों उसके बाद ऑप्शन भी क्या कह रहा है कि ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट एंड इट कॉस्ट आर सेपरेट असर्टेंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट लाइक शिप बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को ना एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, या मान लीजिए ओवरहेड का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कॉस्ट होते हैं, ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, इनको इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा। मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, सभी को इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा। तो ये मेथड पार्टिकुलरली सुटेबल होता है वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ऐसा समझिए कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ओवरहेड का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, राइट। चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि ओवरहेड इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर यूजुअली हायर देन इन द जॉब कॉस्टिंग। देखिए ये मिसलीडिंग है, क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि एक तरफ आप लीजिए मैं ऑप्शन नंबर सी समझा रहा हूँ, एक तरफ आप लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लीजिए, और एक तरफ लीजिए आप जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा ओवरहेड होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, उसको उतना ही केयरफुल एलोकेट किया जाता है जैसा कि जॉब कॉस्टिंग में हम लोग एलोकेट करते हैं। तो जो ओवरहेड का लेवल होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे और क्या रिसोर्सेज इवॉल्व है उस पर, राइट। तो ये जो कह रहा है कि ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ज़्यादा होता है जॉब कॉस्टिंग में, ये गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट होता है। लार्ज प्रोजेक्ट को बहुत लंबा समय लग जाता है कंप्लीट होने में, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोग्रेस को, कॉस्ट को ओवर द टाइम ट्रैक करें। तो इसका सही जवाब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, प्रत्येक का कॉस्ट सेपरेटली असर्टेन किया जाएगा। ये अप्रोच आइडियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए जैसे कि शिप बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये क्रूशियल है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉस्ट को मॉनिटर करें। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को समझना, जो भी लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो जिसमें लंबा समय लगता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि कॉस्ट को एक्यूरेटली ट्रैक किया जाए, मैनेज किया जाए, प्रत्येक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिपोर्ट किया जाए, ठीक है।
चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। अगला सवाल है कि जो हमारा अकाउंटिंग में कॉस्ट कंसेप्ट होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात की थी। तो देखिए कॉस्ट कंसेप्ट जो है ना, एक हमारा अकाउंटिंग का फाउंडेशन प्रिंसिपल होता है। ये कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कीवर्ड है ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो ये क्या कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड कीजिए, और इसी ओरिजिनल परचेज प्राइस को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपनी किसी एसेट को खरीदती है तो जितना प्राइस उसने एसेट के लिए पे किया वही उसके बुक में रिकॉर्ड होगा, राइट। उसका करंट मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, या फ्यूचर में क्या वर्थ रहेगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जितना अमाउंट देकर किसी एसेट को कंपनी ने खरीदा वही रिकॉर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल परचेज प्राइस। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यही हमारा कॉस्ट कंसेप्ट का बेसिक है, ये फाउंडेशन प्रिंसिपल माना जाता है। कहा जाता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो उनके ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड होंगे। अब आइए, मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया कॉस्ट कंसेप्ट का। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन है, ये कह रहा है कि कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स द एसेट आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन एट द करंट मार्केट वैल्यू इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये तो गलत है, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब यही हुआ कि आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि द कॉस्ट कंसेप्ट अलाउ फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एट देयर फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी गलत है। ये कह रहा है कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। ये गलत इसलिए है क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट स्पेसिफिकली अवॉइड करता है स्पेकुलेशन को फ्यूचर वैल्यू के बारे में। यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल परचेज प्राइस पे स्टिक करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि अंडर द कॉस्ट कंसेप्ट एसेट आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू। ये बिल्कुल सही है। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को, रिलायबिलिटी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ऑप्शन डी कह रहा है कि कॉस्ट कंसेप्ट इग्नोर ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट इनटू वर्किंग ऑर्डर। तो ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट में इसके अंदर सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस आते हैं ताकि एसेट को हम लोग वर्किंग ऑर्डर में ला सकें। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, और ये कॉस्ट जो है बेसिस रहेगा सारे फ्यूचर अकाउंटिंग रिलेटेड टू द एसेट वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कॉस्ट कंसेप्ट तो आपने समझ लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा जनरल रूल होता है डेबिट और क्रेडिट का, गोल्डन रूल जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का होता है, उसके रिकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द टाइप ऑफ अकाउंट विद कॉरस्पॉन्डिंग रूल फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, राइट। तो देखिए गोल्डन रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का अकाउंटिंग, आपको पता होगा। तो चलिए गोल्डन रूल क्या कहता है, इसको 3 तरह के अकाउंट में हम लोग डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा। वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, द सेकेंड इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, द थर्ड इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो प्रत्येक अकाउंट का अपना रूल होता है कि कब हम डेबिट करेंगे कब हम क्रेडिट करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एसेट हो गया, जैसे कैश हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो जब भी कोई किसी चीज़ का वैल्यूएबल चीज़ आता है बिजनेस में तो उसको डेबिट किया जाएगा, और जब भी वो जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, राइट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट देखिए मैं आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यदि हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी मान लीजिए कि किसी को एक ट्रांजैक्शन से बेनिफिट मिलता है तो आप उसके अकाउंट को डेबिट कीजिए, और यदि वो बेनिफिट देता है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। तो ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे, डेबिटेड फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिटेड फॉर इनकम एंड गेन, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये कहता है कि रियल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा एक्सपेंस और लॉस के लिए, एक्सपेंस और लॉस के लिए, और क्रेडिट किया जाएगा इनकम और गेन के लिए। ये गलत है क्योंकि रियल अकाउंट जो है एसेट से रिलेटेड होता है, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं होता है। ऑप्शन भी कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट डेबिटेड फॉर व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिटेड फॉर व्हाट गोज आउट। तो ये सही है क्योंकि ये हमारा जो पर्सनल अकाउंट का रूल है उसको मैच कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। उसके बाद सी कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट फॉर रिसीवर, क्रेडिट फॉर गिवर।
तो ये रॉन्गली एट्रीब्यूट कर रहा है डेबिटिंग द रिसीवर एंड क्रेडिटिंग द गिवर नॉमिनल अकाउंट में, जो कि एक्चुअली पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो ऑप्शन डी कर रहा है कि रियल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर इनकम एंड गेन एंड क्रेडिटेड फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉस। ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट डेबिट फॉर व्हाट कम्स इन, क्रेडिट फॉर व्हाट गोज आउट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सभी गोल्डन रूल को समझना बहुत ज़रूरी है एक्यूरेट बुक कीपिंग के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन का सेट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं हमारे AFM के PDF प्लान में इनरोल होकर, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं पिछले 6 साल का। धन्यवाद।